जनरल साइंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है लाइट। तो लाइट टॉपिक से एएलपी टेक्नीशियन या फिर जेई में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द प्राइमरी कलर्स यूज्ड इन कलर टेलीविजन आर। तो बोला गया है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं जो कि कलर टेलीविज़न में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं प्राइमरी कलर्स होते क्या हैं। तो प्राइमरी कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो जिसको आप खुद से किसी और कलर से नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि यही हुआ ये हुआ आपका प्राइमरी कलर्स को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हुआ पेरेंटल कलर। ठीक है, पेरेंट मतलब गार्जियन बोल सकते हैं, पिताजी बोल सकते हैं। ठीक है, माने इससे ही कोई और कलर बन सकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। तो कौन कौन है प्राइमरी कलर्स, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। यही तीन कलर का कम्बिनेशन, यानी यही तीन कलर मिलकर के ही क्या बनता है, अलग अलग कलर बनता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसलिए रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ये प्राइमरी कलर कहलाता है। अगला सुनिए। तो कलर्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग अदर कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। माने इनको आप पैदा नहीं कर सकते किसी और के द्वारा। ठीक है, और लेकिन इन तीनों को मिला करके कोई और कलर बना सकते हैं आप। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कलर को मिक्स करके आप तीसरा कलर बना सकते हैं। तो बाकी इन तीनों से जो कलर्स बनते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मिला करके जो कलर्स बनते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वैक्यूम और एक होता है एयर। तो वैक्यूम में वेलोसिटी ज़्यादा होगा और एयर में कम होगा, क्योंकि एयर में क्या एयर में बात कीजिए करिए या फिर एटमॉस्फेयर में बात कीजिए, उसमें एयर का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, लाइट को रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर में या एयर में। थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। और ये सुनिए, लाइट क्या है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोपेगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे साउंड का था कि प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता था। तो लाइट के पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। ठीक है, आगे लाइट ट्रेवल्स करता है कितना, अभी बात की हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करें तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन वैक्यूम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में ये बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है घनापन। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे बात करें यहाँ पे लाइट जो ट्रेवल कर रहा था ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर रहा था। जैसे ही आपने क्या किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे 1.3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए इसका वेलोसिटी घट जाता है। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अभी बात की है ग्लास का। ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.3 1.5। तो स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो घट करके कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद भी रखना है, हो सकता है बहुत बार दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लास का 1.5 होता है। उसके बाद आपके बात करें वाटर का कितना होता है 1.3 होता है, और वैक्यूम का 1 होता है। आगे चलिए, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये वाला पूछा गया था एएलपी में, और फिर से यही वाला क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होगा, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में, ग्लास में। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शंस सेम नहीं रहता, एयर और वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ एयर रहता तो एयर को मारते हैं, अगर सिर्फ वैक्यूम रहता तो वैक्यूम में मारते हैं। अब दोनों ऑप्शन आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ का आंसर सही होगा क्या, वैक्यूम। क्योंकि वैक्यूम में ज़्यादा स्पीड होता है। एयर में क्या होता है, एयर में एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड करवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दूर तक लाइट ट्रेवल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एयर और वैक्यूम में, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वैक्यूम आगे है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है कि वैक्यूम इज़ द लीस्ट डेंस मीडियम विथ नो ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ द पाथ, जबकि और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। लेकिन बात करें इसकी आपकी एयर में क्या होता है, एयर में एयर थोड़ा सा डेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा प्लंक के द्वारा। सुने, ठीक है। तो प्लंक्स कहना क्या चाहता है, प्लंक कहना चाहता है प्रोपोज दैट एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ फोटोन और वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो लाइट का जो एनर्जी होता है या फोटोन का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है। तो यही एक रिलेशन बना था क्या, ई इजुगल टू एच म्यू। ये क्या है, म्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, प्लंक्स कांस्टेंट है। तो बहुत बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि प्लंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है या फिर प्लंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई इजुगल टू एच म्यू। ई क्या है, एनर्जी, और ये जो म्यू के तरह, म्यू जो दिखता है वी के तरह जो दिख रहा है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो एच एफ भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एच एफ। एच फ्रीक्वेंसी को एफ से भी दर्शाते हैं हम लोग बहुत बार, ठीक है। प्लंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। एनर्जी को जूल से दर्शाते हैं और फ्रीक्वेंसी को 1/t से दर्शाते हैं, यानी 1/सेकेंड, ठीक है। याद रखना है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये एच का वैल्यू एक बार मन में बोल लीजिए, 6.62 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। तो बहुत बार डायमेंशनल भी निकालने के लिए बोल देता है कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लंक्स कांस्टेंट। तो याद रखना पड़ेगा आपको, E इक्वल टू एच म्यू से ही निकलेगा, ठीक है। हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर। तो बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैसे रिलेट करता है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक रिलेशन है कि जैसे जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एयर और वैक्यूम का, तो एयर भी ले सकते हैं वैक्यूम भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है तो वो कितना है, लगभग 3 × 10⁻⁻8 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बटे अगर किसी और मीडियम की बात कर रहा है, जैसे वाटर की बात कर रहा है या किसी और मीडियम की बात कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इतना है, तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मैटर, कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है। आगे सुनिए, द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशन आर, एनर्जी दिया हुआ है दो रेडिएशंस का कितना, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स आर λ1 λ2, ठीक है। तो λ1 और λ2 का रिलेशन निकालने के लिए बोला है कि क्या होगा, एनर्जी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू एच म्यू या एच एफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले प्लंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला, प्लंक्स का जो फॉर्मूला था वहीं से देखें हम लोग, और हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, ठीक है। यानी ई का वैल्यू भरेगा, यानी एनर्जी भरेगा तो लेमडा घटेगा, ठीक है, लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। आगे सुनिए, तो बोला है इन दोनों का रिलेशन निकालने के लिए बोला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, λ1 बटे λ2 इक्वल टू E2 बटे E1, यानी इन्वर्स रिलेशन में है तो उल्टा होगा, λ1 बटे λ2 E2 बटे E1। तो E2 दिया हुआ है आपको, E1 भी दिया हुआ है, तो λ2 बटे λ1 भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आएगा, λ1 इक्वल टू 2 λ2, यानी कि ये वाला ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
आगे सुनिए, वाई डज अ स्काई अपीयर्स ब्लू। तो अ, आसमान जो है वो ब्लू क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, ब्लू वेवलेंथ इज रिलेटिवली लो एज वाइट लाइट एंड इट मोस्ट स्कैटर्ड बाय एयर मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है कि वेवलेंथ और स्कैटरिंग का एक कंसेप्ट है। ठीक है, कि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या है, लो है। ब्लू वेवलेंथ इज रिलेटिवली लो वाइट एज वाइट लाइट इट मोस्ट स्कैटर्ड बाय एयर मोलिक्यूल्स। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को, ब्लू लाइट को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्केयर्ड करता है। ठीक है, स्कैटर्ड करता है। ठीक, तो ये जानते होंगे हम लोग कि वाइट कलर का जो लाइट होता है वो, उसमें 7 कलर होते हैं, विव गियोर, VIVGYOR। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे कम होता है। ठीक है, बट हम लोग के आँखों के लिए सूटेबल कलर कौन सा है, ये सब है। वॉयलेट और इंडिगो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता, बट ब्लू समझ में आता है, इसलिए हम लोग वेवलेंथ सबसे कम किस हम लोग के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ब्लू होगा, क्योंकि हम लोग को वायलेट और इंडिगो में बहुत ज़्यादा आँखों के लिए हम लोग को सूटेबल नहीं है, या फिर वायलेट और इंडिगो में डिफरेंस नहीं कर पाते हम लोग के आँख डिफरेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग को क्या दिखता है, स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि लो वेवलेंथ होगा तो स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, वॉयलेट ये वाला विव गियोर। ठीक है, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है रेड का सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और एनर्जी का भी बात किए थे। ठीक है, कि एनर्जी और लेमडा का इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे फोटोन का एनर्जी देखिए 2.275। ठीक है, वेवलेंथ कितना, 380 से 340। तो ये देखिए घट घट के कितना हो गया, 1.65। और इसका क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, यानी कि वेवलेंथ और एनर्जी का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको बस। आगे चलते हैं हम लोग। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, यानी लाइट का जो बिखराव है वो किस वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट क्या होता है, सनलाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट स्कैटर्ड होता है, ब्लू होता है। ठीक है, अगर वॉयलेट वुलेट नहीं दिया हुआ रहे तो। ठीक है, वॉयलेट, वैसे तो वॉयलेट की बात करते हैं हम लोग कि वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। ठीक है, scattering of light occurs because of the presence of dust particle, smoke as well as the water droplets in the atmosphere. The process of glare resulting from oscillation caused by a collision with particles floating in fluid of light is called. तो ये इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका टिंडल्स इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता क्या है एक्चुअल में, आप ना लाइट को कोलाइडियल सोल्यूशन से पास करवाते हैं। ठीक है, तो द टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच पार्टिकल्स इन द कोलाइडियल सोल्यूशन, वही कोलाइडियल सोल्यूशन से आप पास करवाते हैं, स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, स्कैटर हो जाता है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है जब आप उसको कोलाइडियल सोल्यूशन से पास कराते हैं। आगे सुनिए। ठीक है, to get diminished virtual and erect image a tall building which mirror is used। तो बोला गया है डिमिनिस्ड का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल का मतलब होता है स्क्रीन पे ना बन के स्क्रीन के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि इस तरह का इमेज आपको, अगर किसी बिल्डिंग का इस तरह का इमेज चाहिए तो आप कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे आप क्या क्या बोलते हैं, हम लोग को जो बाइक वगैरह में या फिर कार वगैरह में जो रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, उसमें देखिएगा सब कुछ चीज़ छोटा छोटा दिखता है। ठीक है, तो वही वाला मिरर की बात कर रहे हैं, और वही वाला मिरर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, कन्वेक्स मिरर।
तो याद रखना है कि बाइक में, गाड़ी में जो उसके रियर व्यू मिरर होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। उसमें क्या होता है, आपको इमेज जो है वो छोटा दिखता है, वर्चुअल होता है, और इरेक्ट मतलब सीधा दिखता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है उससे कोई मतलब नहीं, कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या बनाएगा, छोटा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, यानी सीधा भी बनाएगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये सारे लाइट्स आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना, ठीक है, और कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ना होता है, या फिर एक जगह एक पॉइंट पे जाकर के मिलना होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्ज होता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जितने भी लाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं। उसके बाद सुनिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो अभी बात की है कि रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, यानी कि बाइक का या फिर गाड़ी का क्या होता है, आपके पीछे देखने के लिए यूज़ होता है कि पीछे कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं है। और कहाँ पे यूज़ होता है, सीसीटीवी कैमराज में। ठीक है, आगे सुनिए। तो याद रखिएगा कि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैलाता है, ना कि लाइट को सिकुड़ाता है। ठीक है, और कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को सिकुड़ाता है, माने छोटा करता है, और ये वाला कन्वेक्स मिरर लाइट को स्प्रेड कराता है, फैलाता है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पोल। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट को क्या बोला जाता है एक बार देख लीजिए। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट करता है उसके मिड पॉइंट को, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और उसका देखिएगा कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अंदर की ओर है। ठीक है, अंदर की ओर तो नहीं, राइट साइड है। अगर बात करें आपका, अगर कनकेव मिरर है तो देखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके तरफ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही आपको क्या साइन कन्वेंशन मिलेगा कि कौन सा साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक सर्कल का जो रेडियस होता है उसी के बराबर होता है, और ये जो फोकल लेंथ होता है इसका आधा होता है। ठीक है, याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कितना होता है, फोकल लेंथ होता है। आगे सुनिए, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन। तो अभी बात की हम लोग कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, व्हीकल लाइट में, या रियर व्यू मिरर में। तो इसका आंसर हो जाएगा रियर व्यू मिरर में। ठीक है, तो कितना बार पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम लोग, अभी बात की है फिर सीसीटीवी कैमराज में भी यूज़ होता है वही वाला। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में जो होता है वो वहाँ पे भी कौन सा यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो हम लोग को स्ट्रीट का जो लाइट चाहिए होता है, वो स्ट्रीट में जो लाइट होता है उसको क्या करना रहता है, फैलाना रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए एक ही लाइट में। ठीक है, एक ही लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिखे एक ही लाइट में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को डाइवर्जिंग मिरर चाहिए, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, आगे सुनिए। तो ये साइन कन्वेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये याद रखिएगा कि हम लोग अगर लेफ्ट साइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव राइट साइड की बात करते हैं तो मिरर के राइट साइड क्या होता है, सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऊपर की बात करते हैं तो सारा पॉजिटिव, नीचे की बात करते हैं तो नेगेटिव। तो कनकेव मिरर में ये देखिएगा कि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। उसके बाद बात करें, और इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव। उसी तरह से बात करें अगर कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, तो ये यूज होने वाला है अभी साइन कन्वेंशन। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब बताइए नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कनकेव मिरर बोला है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी ओर है, इधर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, ठीक है। सी जो है इधर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि आर, आर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर। फॉलोइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट्स फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अब ये बताइए साइन के साथ, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, अभी बात किए, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा। तो फोकल लेंथ अगर 30 है तो रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 15, और माइनस में आएगा क्योंकि हम लोग बात कर चुके कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है आपका, फोकल लेंथ बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है, आगे आइए। टू गेट द रियल रिफ्लेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो आपको ये बात हर समय देखना पड़ेगा कि कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि वहीं से साइन कन्वेंशन यूज होगा आपका, ठीक है। तो अभी बात की हम लोग कि कनकेव मिरर में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि नेगेटिव साइड में ही होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ही होगा। विथ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज बनने का जो डिस्टेंस होगा वो मिरर से कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग साइन का, इसका मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है आपको, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग है, तो आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अभी बात की है कि u नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, क्योंकि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो बाकी वहाँ से निकालेंगे 1/f का वैल्यू पुट करके और u का वैल्यू पुट करके, तो v का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव दिया हुआ रहता है, एक जगह प्लस 60 सेंटीमीटर हो जाए, एक जगह माइनस 60 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या मारते हैं, माइनस 60 सेंटीमीटर मारते हैं, ठीक है। और माइनस क्या बतलाता है कि जो नेगेटिव साइन सोज ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, तो बतलाता है कि रियल इमेज जो है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है और रियल बन रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली वो रेडियस ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है, आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, ए नंबर ऑप्शन, इट इज़ द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, ठीक है। आगे सुनिए, इट इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, क्या ये मिड पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, बिल्कुल नहीं, मिड पॉइंट तो कौन सा था, पोल था, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, ठीक है। इट इज़ ए पॉइंट फ्रॉम विच द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्या आपको दिखाई पड़ता है कि कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कि यहीं से आपका जो रेज है यहीं से आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसा कुछ होता है, तो इसका उल्टा होता है जस्ट, ठीक है। और देखिए, इट इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ से जाता है उसी पाथ से वापस आता है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में और बात करेंगे, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइट गुजरता है तो क्या होता है उसका, ठीक है। तो तब वो क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे सुनिए, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, इट इज़ द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। आगे सुनिए, तो कनकेव मिरर से रिलेटेड ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये बोला जाता है, ठीक है, कि देखिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को देखिए, जब कोई लाइट, ठीक है,
अच्छा, सिर्फ यहाँ पे शायद ऐसे ही मैंने दे दिया है, ठीक है। यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, कि सिर्फ ऐसे ही दिया है आपको कनकेव मिरर देखने के लिए, ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, अच्छा। एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाने के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है वही एक्चुअली क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। या फिर कुछ और भी था तो हमको अभी याद नहीं आ रहा है कि किस लिए मैंने ये इमेज सेट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एफ इज इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड। तो बोला गया है कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, और उसका जो म्यू, म्यू क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं म्यू, ठीक है। म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। तो बोला गया है एक कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ एफ, एक कोई कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ एफ है, अगर उसको फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है, उस कन्वेक्स मिरर को, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उस टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ये देखिए, वो एफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट का फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेना देना है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि फोकल लेंथ का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी मिरर लीजिए, आप किसी फोकल लेंथ कुछ भी हो उसका, अगर आप किसी दूसरे इसमें डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तब भी उसका फोकल लेंथ पे चेंजेस नहीं आएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, ठीक है। आगे सुनिए। ए कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन इनवर्ड साइड इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि एक कर्व्ड मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड है अंदर की ओर से, ठीक है। अंदर की ओर से क्या है, कर्व है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप कनकेव मिरर। तो ये देखिए कनकेव मिरर जो है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड की तरफ अंदर की ओर झुका हुआ है, या अंदर की ओर कर्व्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर, ठीक है। आगे सुनिए। इफ यू लुक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज योर रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ मिरर। बोला गया है कि अगर आप मिरर की तरफ देख रहे हैं और आपका इमेज जो है वो छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कौन सा मिरर है, तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वेक्स मिरर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बात किए थे हम लोग कि व्हीकल्स का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें इमेजेस छोटा दिखता है, इरेक्ट दिखता है, वर्चुअल दिखता है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बोला गया है कि आप अगर मिरर में देख रहे हैं और आपका इमेज छोटा है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आगे सुनिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स मिरर का अलग अलग पोजीशन रख करके बताया गया है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो ये भी एक बार देख लीजिए कि मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो देखिए सेंट पोल से और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है कि कहाँ पे रखने पे कौन सा इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और भी के बीच में डालते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, इस तरह का सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आगे भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा मैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम लोग का। आगे सुनिए। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज सिंपली ए पीस कट ऑफ ए रिफ्लेक्टिव स्फेयर। तो स्फेयर का ही छोटा सा पार्ट को ही क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं। इन मिरर फॉर्मूला व्हाट डज वी इंडिकेट। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v का जो v जो है वो क्या चीज़ को बतला रहा था, तो ये बतला रहा था इमेज डिस्टेंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक। और f क्या बतला रहा था, f बता रहा था आपका फोकल लेंथ।
व्हाट इज़ द मिरर यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल में जो मिरर यूज होता है वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कि अभी थोड़ी देर पहले बात की हम लोग, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्ज करता है लाइट को, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट का लाइट क्या चाहता है कि एक जगह फोकस करे लाइट, ताकि आपको क्लियरली रास्ता दिखे। तो वहाँ पे कन्वर्जिंग होना चाहिए या डाइवर्जिंग लाइट होना चाहिए, पहले ये सोचिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग लाइट होना चाहिए, ठीक है। हेडलाइट में कन्वर्जिंग लाइट होगा तभी तो आपको क्लियर दिखेगा, एक छोटा सा जगह पे क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो कौन सा चाहिए, कनकेव मिरर चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, और कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है। तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा चाहिए, कनकेव मिरर चाहिए, जो कि आपको क्या करे, लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे, ठीक है। आगे सुनिए, और क्या होता है कि अगर कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लाइट है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल भी करेगा, ठीक है। आगे सुनिए, ठीक है, ये चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, व्हाट विल इट्स रिफ्लेक्शन अकर, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे अकर होगा, अगर कनकेव मिरर है तो, ठीक है। तो इसको बारी बारी से एक देखेंगे हम लोग, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं किसी कनकेव मिरर के, तो रिफ्लेक्शन, उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा या उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट आता है और वो अगर फोकस से पास करता है, ठीक है, जब भी कोई लाइट आ रहा है और वो अगर फोकस से पास करता है तो वो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब यहाँ से कोई लाइट आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये पैरेलली जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो याद रखना है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप अगर पूछा गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगा, हो सकता है कहीं और पॉइंट के बारे में पूछ ले, ठीक है, कि फोकस पे अगर रखेंगे तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन बने मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए क्या पूछा था, सिर्फ आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं कनकेव मिरर के, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा, बनेगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि अगर पूछ लिया जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर बियॉन्ड रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज बनेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। अगला ये है, क्या है कि जिसको हम लोग डिस्कस किए कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। फिर क्या है, तो एक्चुअली ध्यान दीजिए, हम लोग दूर हैं, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थे, ठीक है। दूर से क्या कर रहे हैं, अब करीब आ रहे हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा आगे आ गए, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है और फोकल लेंथ के बीच में है, ठीक है, तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा इमेज, ठीक है। तो एक और चीज़ देखिए, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम लोग पास लेकर के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेकर के आ रहे हैं, इमेज डिस्टेंस जो है वो, इमेज जो है वो दूर जाते जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना था, यहाँ पे फोकस पे बना था, अब यहाँ पे फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर बन रहा है। आगे देखिएगा, जैसे हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर उसको फोकस पे लेकर के आते हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थे, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, उसके बाद अब क्या आ गए, उसके बाद फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में आए, उसके बाद फिर आपका फोकल लेंथ पे लेकर आए या फिर फोकस पे लेकर के आए, ठीक है, फोकल लेंथ पे लेकर के आए। तो क्या होगा यहाँ पे, इमेज जो होगा इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है। इमेज जो है फॉर्म्ड करेगा वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। आगे एक अगला कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को रखे अब फोकल लेंथ और पोल के बीच में, ठीक है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखे, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, या फिर बोलिए वर्चुअल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है,
ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी सारा क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। ठीक, तो ये भी याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे इमेज जो है यहाँ पे उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बनने का तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे भी इमेज कैसा बन रहा था, उल्टा। यहाँ पे देखिए इमेज कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था, यानी कि इरेक्ट बन रहा था। यहाँ पे भी इरेक्ट बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको याद रखना है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कनकेव मिरर का 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होना चाहिए था, ठीक है। या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बराबर होता है। तो यानी कि ये भी 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से ही लेते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से ही ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों एंगल नॉर्मल से ही लेते हैं। ये वाला एंगल नहीं लेते, नीचे वाला एंगल नहीं लेते, कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से लेते हैं हमेशा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ हुज फोकल लेंथ दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है। तो कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, आप बताइए, है ना। सो दैट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 4 टाइम्स दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोला गया कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से, ठीक है। तो इमेज जो बन रहा है वो 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पे बन रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, ठीक है। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, और v दिया हुआ है 4u, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u मान लेते हैं हम लोग, तो v क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 12.5। तो नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है, तो नेगेटिव बतला देंगे, ठीक है। आगे सुनिए, और आपको यहाँ पे ये बतलाना है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है। हम लोगों ने आगे वाले क्वेश्चंस में किया है कि नेगेटिव साइंस क्या क्या बतला रहा है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या बतला रहा है नेगेटिव साइन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप रख रहे हैं कनकेव मिरर के फ्रंट पे, एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। तो बोला है कि कनकेव मिरर है, थोड़ी देर पहले देखे थे ये वाला कंसेप्ट, कि अगर कनकेव मिरर है और आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, इमेज कहाँ पे बनेगा। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ पे है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बियॉन्ड करके कुछ नहीं है, तो लिखा है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा फिर, विद द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज फोकस। तो सब तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं कनकेव मिरर में, कहाँ पे रखने से। पांचों जो केस बताया आपको, पांचों केस में एक एक बार करके शायद आ गया होगा। अभी तो 2 कंसेप्ट देख लिए, अभी तीसरा कंसेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हम लोग, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपको रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और हाईली इनलार्ज इमेज एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज जो मीट करेगा, इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं आप फोकस पे, ठीक है। तो और एक बात बताना भूल गए कि जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आता है। देखिए, ये लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आता है, ठीक है। और ये बताए थे कि जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, फोकस से ही वापस गुजरता है।
या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई लाइट फोकस से गुजरता है तो वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो देखिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, इस केस में इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है। क्या कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की तरफ दिखा रहा है, मैंने नीचे की तरफ आएगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और उल्टा बोले तो इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, पीछे की तरफ बनता तो वर्चुअल हो जाता। आगे सुनिए, फिर वही वाला केस आ गया। बताइए अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगा। अब बोला है कि क्या कितना साइज का बनेगा, तो सेम साइज का बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, रियल एंड सेम साइज, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यही वाला केस फिर से पूछ लिया गया है। आगे सुनिए, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो डायमीटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, गलती से भी आप पोल वगैरह नहीं मारिएगा, पोल एक पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, ये सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस सॉरी एपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपार्चर बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही क्या बोलते हैं, एपार्चर बोलते हैं। चलिए आइए इधर, द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपार्चर। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, कनकेव मिरर बोला है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का कैसा रिलेशन होता है, तो फोकल लेंथ जो होता है उसका आधा होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। द यूज ऑफ कनकेव मिरर इज नॉट, तो कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे नहीं होता है, तो रियर व्यू मिरर पे कनकेव नहीं होता है, कन्वेक्स यूज होता है। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस यूज होता है या मिरर यूज होता है। अगर लेंस यूज होता है तो कौन सा, कनकेव या कन्वेक्स। मिरर यूज होता है तो कनकेव या कन्वेक्स, कौन सा यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक लेंस है। ठीक है, और उसमें लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, तो लेंस और मिरर का, ठीक है, याद रखना है, लेंस और मिरर एक दूसरे के डायरेक्ट माने उल्टा है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तभी तो वो किसी चीज़ को जला उला देता है। अगर हम लोग सूरज की रोशनी में रखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को और एक छोटा सा पेपर रख लेते हैं नीचे, तो पेपर क्या करता है, थोड़ी देर बाद पेपर जल जाता है गर्म की वजह से। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे लाइट को कन्वर्ज कौन कर रहा है, कन्वेक्स लेंस कर रहा है। ठीक है, जबकि कन्वेक्स मिरर जो होता था वो लाइट को डाइवर्ज करता था, यानी लेंस और मिरर उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ एन मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास यूजेस कन्वेक्स लेंस बिकॉज these lens cause light rays to converge and come together। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो मिरर और लेंस में कंफ्यूज नहीं करना है, मिरर उसका उल्टा होता है। चलिए मिरर और ये इसमें समझ गए। तो मिरर क्या होता है, मिरर इम्प्लाइज ए ग्लास सरफेस विथ ए सिल्वरी बैकिंग दैट प्रोड्यूस इमेज थ्रू रिफ्लेक्शन। तो आपको मिरर में क्या होता है कि मिरर के बैक साइड में क्या होता है, किसी चीज़ का कोटिंग किया होता है, स्पेशली सिल्वर ब्लैक बैकिंग किया होता रहता है, और आप मिरर में क्या दिखता है आपको, रिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है, जबकि लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट, लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास देखे, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब इस पार से उस पार देख सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन, तो मिरर में रिफ्लेक्शन काम करता है और लेंस में क्या, रिफ्रैक्शन काम करता है। याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का बन जाए कि मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है इन एनी वन ऑफ टू सरफेस। ठीक है, आगे सुनिए, एन ऑब्जेक्ट एट 1.2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर बिफोर ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू गेट रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो हाइट ऑफ इमेज पे कंसेप्ट के फॉर्म, इसमें आपका कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कितना, 1.2 सेंटीमीटर,
और लोकेटेड कहाँ है, मैंने कितना डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर बोल लिया है, ठीक है। कनकेव मिरर में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कनकेव मिरर में क्या होता है, यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ की भी बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। तो हम लोगों को हाइट पूछा है इमेज का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक मैग्नीफिकेशन से आता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का जो ये होता है वो उसको दर्शाया जाता है माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ से दो फॉर्मूला है, एक तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन जब इमेज डिस्टेंस के केस में बात करते हैं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं उस टाइम नेगेटिव साइन आता है। तो इन दोनों को आप बराबर कर देंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बाकी सब कुछ दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। v क्या था, v है आपको इमेज डिस्टेंस, उसके बाद u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारा कुछ दिया हुआ है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1.2, तो हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, सॉरी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 2.4, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। वैक्यूम का तो 1 होता है, लेकिन एयर का कितना होता है 1.003, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये भी याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सी बटे वी। सी क्या था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर डिवाइडेड बटे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यूनिट होगा ही नहीं। क्यों यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो बतलाता है किस चीज़ का, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम। तो ये तो रेशियो बतलाता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है वाटर का, तो बोलिए स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या होगा, ठीक। तो हम लोग एक फॉर्मूला पर है अभी थोड़ी देर पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है एयर में 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम निकालने के लिए बोला है, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके वी का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। ये कितना आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वाला। आगे सुनिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट इज कॉज्ड बाई। तो स्टार्स का ट्विंकलिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है नाइट में, तो ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, या फिर रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। When a ray of light travels from a denser medium to rare medium, it bends। तो बोला गया है कि लाइट जब ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो ये किसकी तरफ बेंड्स करता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल और स्लो डाउन हो जाता है। या देखिए डेंसर से रेयर की तरफ आएगा, डेंस मतलब घनापन, तो लाइट क्या होता है डेंस से रेयर की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि घने से किसकी तरफ आ रहा है, कम घने की तरफ आ रहा है, तो लाइट स्पीड तो बढ़ जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। स्पीड बढ़ने का दो ही केस है, सी या डी, ठीक है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो क्या होगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, जब डेंसर से रेयर की तरफ आता है तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर की ओर भाग जाता है, ठीक है। लेकिन जब रेयर से डेंसर की तरफ आता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ठीक। तो याद रखना है, बहुत बार ऐसा भी पूछा गया है कि जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। अगर यहीं पे रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक। A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the outside. This is because, तो बोला गया है कि जब लेमन लेमन बोलिए या पैसा को बोलिए, आप पैसा को अगर इसमें रख देते हैं, क्या बोलते हैं, पानी उनी में रख देते हैं, वो साइज में बड़ा भी दिखता है, ठीक है, और ऊपर उठा हुआ भी दिखता है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे लेमन एग्जाम्पल दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो ये देखिए, आपको लेमन थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब ट्रेवल करता है तो ये क्या होता है, ये डाइवर्ट हो जाता है या किसकी तरफ बढ़ रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आगे सुनिए। तो इसी तरह से ये कंसेप्ट भी हो सकता है कि मछली, यहाँ पे लेमन दिया था, हो सकता है कि मछली के बारे में पूछ ले कि मछली में ऐसा क्यों होता है कि मछली ऊपर दिखता है जबकि वो नीचे रहता है। तो इस तरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम केस होगा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। व्हाट इज द रीजन फॉर द सन टू अपेयर लॉन्ग सर्कुलर एट सनराइज और सनसेट। तो बोला गया कि सन का बड़ा दिखना सनराइज और सनसेट के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, अपेयर्स लॉन्ग सर्कुलर। तो ये भी होगा किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। आगे सुनिए। ए बीम ऑफ लाइट दैट अपियर्स एट द मेन फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस विल इमिट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो बोला कि ए बीम ऑफ लाइट दैट अपियर्स एट द मेन फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस विल इमिट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद, अगर ये समझ लीजिए कि फोकस से गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। तो अभी बताए थे कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, ठीक है। ये देखिए कि रिफ्लेक्शन के कोई रेज है जो क्या कर रहा है, आपका फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। तो फोकस से गुजर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो होता है ना, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसके पैरेलल गुजरता है, ठीक है। ये देखिए पैरेलली जा रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 2.5 मीटर, फाइंड इट्स पावर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का 2.5, पावर निकालने के लिए बोला है। तो फोकल लेंथ और पावर का जो है इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। फोकल लेंथ और पावर का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। और पावर को नापते किस में, डायोप्टर में नापते हैं। तो फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, फोकल लेंथ मीटर और पावर किस में, डायोप्टर में। तो फोकल लेंथ अभी बात की कि इसका इन्वर्स होता है, फोकल लेंथ इजुगल टू पावर इजुगल टू 1/f। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, P इजुगल टू 0.4 डायोप्टर। आगे देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस विथ ए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस विल बी, इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे फोकल लेंथ मिरर फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाना है, ठीक है। दोनों ही अलग अलग होता है, मिरर के लिए अलग फार्मूला, लेंस के लिए अलग फार्मूला। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो इसके लिए है आपका लेंस फार्मूला जो होता है 1/f इजुगल टू 1/v माइनस 1/u। और वहाँ पे जो था मिरर फार्मूला, दोनों में यहाँ पे क्या था, प्लस था, ठीक है। वहाँ पे था 1/f इजुगल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे है 1/f इजुगल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है और u जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है आपको, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव में नेगेटिव होता है, ठीक है। और u जो है, u कन्वेक्स की बात करें या कनकेव की बात करें, दोनों के लिए नेगेटिव ही होता है,
सुन लीजिए एक बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस में, लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ जो होता है, लेंस के केस में फोकल लेंथ कौन सा लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस में फोकल लेंथ, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला से आपको सारा कुछ यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो बाकी आ जाएगा आपका, ठीक है, वी आ जाएगा, वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से आंसर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए एक बार साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, ठीक है, यू दोनों के लिए ही नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए, ये देख लिए कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए लेंस हैज़ पावर 2D, ठीक है, लेंस पावर का जो लेंस का जो पावर है वो प्लस में 2D दिया है, ठीक है। बताइए किस तरह का लेंस है और कितना फोकल लेंथ होगा। तो फोकल पावर और फोकल लेंथ क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि फोकल लेंथ प्लस 0.5 होगा, तो प्लस 0.5 ये दोनों ऑप्शन में ही है। अब बताइए कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है, ठीक है। तो पावर जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है, पावर पॉजिटिव में दिया हुआ है, यानी कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ जब पॉजिटिव आ गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, कनकेव का या कन्वेक्स का, लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और कनकेव के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, और क्या, पी दिया हुआ है तो एफ निकल जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ और पावर इंडिकेट दैट लेंस इज कन्वेक्स। लेंस फॉर्मूला के बारे में पूछा गया है, क्या होता है, वो होता है वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। गलती से भी वन बाई यू माइनस वन बाई वी नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक। तो क्या होता है, वन बाई वी माइनस वन बाई एफ, वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। इफ द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस इज 2D देन इट इज, तो लेंस का पावर दिया है 2D पॉजिटिव में, फिर से वही आ गया, तो क्या होगा, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल कम आउट। तो बोला गया है कि रे ऑफ लाइट जो है पासिंग कहाँ से कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा उसका, तो ये कोई भी डिविएशन शो नहीं करेगा, ठीक है, जैसे गया था वैसे ही निकल जाएगा आगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर फिर किसको बोलते हैं, जो बीच वाला पॉइंट होता है लेंस का, ठीक है, मिड पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये चीज़ बोले, द पॉइंट ऑन ए लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट डिविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। तो लाइट अगर पूछ लिया जाए लेंस के कौन सा पॉइंट से रेज को गुजारेंगे कि वो डाइवर्ट नहीं होगा, डिविएट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो वो डिविएट नहीं होता है, ठीक है, जैसे जाने का वो सीधा ही गुजर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस, किसके पास ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो क्या हो जाएगा आंसर, स्टेथोस्कोप तो ये मेडिकल काम में आता है, ठीक है, वो दिल के धड़कन नापने के लिए, दिल के धड़कन देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। कहाँ कहाँ पे लेंसेज यूज़ होता है, पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप क्या होता है, जो सबमरीन में यूज़ होता है कि कोई किसी चीज़ को देखने के लिए समुद्र के ऊपर से, ठीक है, समुद्र के सरफेस पे कौन सा चीज़ है उसको देखने के लिए सबमरीन में यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो जानते हैं हम लोग, छोटा छोटा चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे, टेलीस्कोप में यूज़ होता है, बायनोकुलर्स में यूज़ होता है, कैमराज में यूज़ होता है लेंस। ए इज फॉर्म्ड व्हेन each color of the white light is refracted in the prism at different angle। तो ये क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम हो जाएगा। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन each color of light is scattered, ठीक है। आगे सुनिएगा। Which of the 7 colors of white light is least disturbed after
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बोला कि सबसे कम जो डिस्टर्ब होता है वो कौन सा कलर होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद अगर प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेड। रेड देखिए आपका ये बहुत कम डिस्टर्ब्ड हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका बहुत, रिफ्लेक्शन के बाद ये कम बहुत डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अगर बात करें वायलेट के, तो वायलेट देखिए कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड का मतलब बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाना, ठीक है। तो वायलेट सबसे ज़्यादा होता है और रेड सबसे कम होता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा होगा मतलब ट्रैवल बहुत दूर तक करेगा, ठीक है, और सीधा करेगा, माने कम से कम टेढ़ा होगा, डिविएट कम से कम होगा, ठीक है। तो डिविएशन डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वो डाइवर्ट कम से कम होगा और ट्रैवल भी दूर तक करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। तो अभी बात की कौन सा वाइट लाइट का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, तो ये हो जाएगा रेड का, ठीक है। व्हेन वाइट लाइट विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर पासेस थ्रू ए प्रिज्म। जब वाइट लाइट को प्रिज्म के से पास कराते हैं, वाइट इज डिस्पर्स। क्यों डिस्पर्स होता है, ठीक है, क्योंकि सातों कलर का जो 7 कलर्स आर रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, ये वाला होगा। 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड, ठीक। अगर वेवलेंथ का कुछ केस दिया हुआ रहता तो वेवलेंथ लिखते, लेकिन स्पीड का केस दिया हुआ तो स्पीड लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिंस द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट इज डिफरेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो बताइए स्पीड तो अलग होगा ही, क्योंकि हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, एफ लेमडा पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है तो वेलोसिटी, लेमडा चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो ठीक है। बस इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने ये पढ़े थे हम लोग, एफ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे लाइट से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।